काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये जो चंद्रयान 3 है और इससे पहले जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या गलती हो गई थी कि हमारा विक्रम लैंड नहीं कर पाया था। बिल्कुल, बड़ा तो अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या सर ये विक्रम लैंडर इंसान है कि रोबोट है। तो सर हम आपके द्वारा ये क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ तारामंडल के वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में, जहाँ पर चांद तारों की सही जानकारी दी जाती है और यहाँ पर टेलीस्कोप के द्वारा चांद तारों को दिखाया भी जाता है। तो आज मैं चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने आया हूँ। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन मिलता है और हम उनसे पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। फ्रेंड अभी जो है हम नौका विहार के नक्षत्रशाला आ चुके हैं, जहां पर चांद तारों के बारे में सही जानकारी दी जाती है। और आप ये देख सकते हैं जो रूम है यहाँ पे सारी जानकारी जो है बहुत ही अच्छे से बच्चों को दी जाती है। तो हमारे साथ सर हैं। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। अमरपाल सिंह खौल, तारामंडल गोरखपुर। वेलकम आप सभी का स्वागत है। आपका सर हमारे चैनल सचिन रॉक जी के पी में बहुत बहुत स्वागत है। सर हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं, ये जो चंद्रयान 3 है इसके मेन उद्देश्य क्या है? दरअसल बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है आपने, जैसे कि मेन उद्देश्य, मेन कॉजेज क्या है, मेन कारण क्या है, इसका मूल पर्पज क्या है। तो दरअसल है क्या, ये भारत का, इसरो का और हमारी पूरी इंडिया का बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन है। पहली बात तो ये समझिए आप। और इसके माध्यम से हम लोग जो आज हम लोग उतारने जा रहे हैं 23 तारीख को 6:04 पर जो उसकी सरफेस है वहाँ पर लैंड करेगा। और उसके जो रॉकेट्स वगैरह से यहाँ से भेजा गया वो पूरी प्रोसेस जो है वो 40-42 दिन का रहा। उसके बाद में आज हम लोग फाइनल फेज में पहुँचने वाले हैं। तो अभी 5:45 पर अभी फिलहाल जो समय होगा टाइम का, शाम का जो है, तो उसमें जैसे ये मून है आपका, चंद्रमा है, तो इस समय क्या कर रहा है, वो 25 किलोमीटर चांद के पास से 134 किलोमीटर दूर से ऐसे गुजर रहा है। अपोजी और पेरिजी कहते हैं स्थिति को। पेरिजी मतलब पास वाली, अपोजी मतलब दूर वाली, ऐसे करे गुजर रहा है। तो ये इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार शेप में ऐसे गुजरता जा रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जब वो इसके पास आएगा तो इसकी जो है बूस्टर्स जो है वो थ्रस्टर्स जो है वो थ्रस्टर्स क्या किए जाएंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में फायर किए जाएंगे। तो जैसे ये यान इधर जा रहा है तो थ्रस्टर्स जो है इधर फायर किए जाएंगे, क्योंकि इनकी गति को कम कर सकें। ठीक है ना। अब ऐसे करके फायर कर दिया तो उनकी गति कम होगी तो धीरे धीरे करके उन्हें लाया जाएगा। जैसे कि ऐसे घूम रहा है अभी ये चंद्रमा है, बस ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, इसके ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके हमें धीरे धीरे करके यहाँ से स्पीड कम करनी होगी। यहाँ जो है थ्रस्टर्स चलाने होंगे, उन थ्रस्टर्स के माध्यम से गति कम होगी। तो जैसे ऊंचाई इतनी रही और धीरे धीरे यूँ आ रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पर लैंड करने की कोशिश करेगा। तो जैसे आया 400 मीटर, 250 मीटर, ठीक है, 150 मीटर आया, 50 मीटर आया, 10 मीटर आया। तो 10 मीटर आते आते 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से रह जाएगी। फिर जो है जो इसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये ऐसे करके जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको ऐसे कर देंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल ये आ रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको क्या करेंगे 130 के कोण पर घुमाएंगे, 130 के एंगल पर यहाँ घुमाएंगे और यहीं पर बूस्टर फायर किए जाएंगे जो इसे घुमा सके। ये टेक्निकल टर्म है थोड़ी। तो ऐसे करके जैसे ये सीधा जा रहा है तो हमें ऐसे उतारना है ना। अभी तो यान ये जो है इसकी टांगे हैं इधर है पीछे, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसको हमें ऐसे करना होगा ना, ऐसे यूं है, यूं जा रहा है। अब इसको यूं करना होगा तो ऐसे मोड़ेंगे, जो नीचे टांगे चली जाए इसकी बिल्कुल ऐसे, जो लेग्स हैं वो क्या होंगी, वो जो 130 के एंगल पर मूव कराएंगे थ्रस्टर चलाकर, तो वो यहाँ पर धीरे धीरे उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है और धीरे धीरे करके ऐसे 0 पे आ जाएगी और जो है यूं उतर जाएगा बड़े आसानी से। और वहां पर जाकर के जो इसके अंदर जो पूरा मॉड्यूल इसको लेके जाएगा वो 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि लैंडर मॉड्यूल हो गया, जिसके अंदर वो लैंडर लैंड करने वाला, जो उसके नीचे उतरेगा धरातल पर, सरफेस पर, उसकी जमीन पर, जो जिसे रेगोलिथ कहते हैं। और क्या होगा, उसके अंदर से एक रोवर है, रोबोट है, जो प्रज्ञा नाम जिसे दिया गया। लैंडर का नाम विक्रम है। तो विक्रम जैसे ही वहां उतरेगा तो जो फायर करेगा उस समय जो अपने थ्रस्टर्स को, तो क्या होगा वहां पर धूल वगैरह उड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो काफी धूल भरी, बहुत महीन घनी
पाउडर टाइप में जो है वो धूल है। तो जैसे उसके जो इंजन चलेंगे जेट इंजन के हिसाब से छोटे वाले, तो क्या होगा एकदम प्रेशर से गैस निकलेगी इधर, तो उन प्रेशर से गैस निकलने के कारण क्या होगा, वो धूल उड़ेगी, धूल का गुबार एकदम ऐसे ऐसे बहुत तेज धूल जो है वो चारों तरफ जो है गुबार बना लेगी, यानी मशरूम क्लाउड टाइप का एकदम ही तो उड़ जाएगी। तो उसके जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर सेंसर है उन पर जो है धूल छाएगी। तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कुछ मिशन जो उस दौरान भी जो है दिक्कत का सामना करते हैं। नासा के जो मिशन थे उन्होंने एक बार जो है सामना किया, कई बार और ही मिशन के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या है, तो हम लोग देखेंगे वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम देखेगा जो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि जो कंप्यूटर के साथ अटकती है, उस समय उतरते समय वो जो यहाँ से कमांड जो प्रोग्रामिंग दी गई है, जो लैंग्वेज कोडिंग की गई है वही वर्क करेगी, उस पर मनुष्यों का ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अब वो क्या होगा कि उसके बाद वो देखेगा, उसके अंदर जो है पहले से बहुत सारी तस्वीरें डाल रखी हैं जो लैंडर है, तो वो देखेगा, उसको मैच कराएगा जो तस्वीरों से, कहाँ यही जगह है उतरने वाली। अगर वो जगह नहीं है तो वो दूसरी जगह उतरेगा, जाके जो है लगभग जो है 150 मीटर इधर उधर कहीं भी डायरेक्शन लेगा। उसके बाद वो फिर ऐसे करके 400 किलोमीटर दूर दूसरी जगह देखेगा। अगर यहाँ पर गड्डी गड्ढा वगैरह कुछ गड्ढे वगैरह टेट्रस मीटियोर्स के कारण, उल्का पिंडों के कारण, या फिर जो धूमकेतु वगैरह होते हैं उनके कारण गिरने से जो है वो गड्ढे बन जाते हैं। तो कोई प्लेन सरफेस चाहिए उसे उतरने के लिए थोड़ा सा। और पिछली बार जो चंद्रयान 2 में क्या किया था, वो 500 गुणा 500 का जो मीटर का एक एरिया था वो उतरने के लिए चुना था, और इस बार 4 गुणा 2.5 इतना बड़ा एरिया चुना है, तो उस पर आसानी से उतर सके। और वो जाकर के जैसे उतरने की कोशिश करेगा, जो उसमें थ्रस्टर्स लगे उनके कारण क्या होगा, नीचे को प्रेशर मारेंगे, नीचे स्टीम टाइप की गैसेस, तो धूल उड़ेगी। तो धूल जब शांत हो जाएगी तब वो आसानी से वहाँ आराम से जब उतर चुका होगा, धूल के कोई एक विकर्ण ना हो रहा होगा, उस समय क्या होगा, फिर उसके पैनल वगैरह, सोलर पैनल जो है जैसे ही उतरेगा वैसे ही सोलर पैनल चारों तरफ लगे हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, और सूर्य निकलना शुरू होगा, वहाँ पर दिन होना शुरू होगा। 23 तारीख को वैसे ही जो है वो पूरे 14 दिन के लिए जो मॉड्यूल बनाया गया, जो लैंडर भी 14 दिन तक ही काम करेगा, जो उसके अंदर से रोवर निकलेगा प्रज्ञान वो भी 14 दिन ही काम करेगा। तो दोनों जो है पहुंचने के बाद जब धूल शांत हो जाएगी तो पहले क्या करेगा, लैंडर रोवर का फोटो खींचा, रोवर ने लैंडर का फोटो खींचा, और ऊपर जो ऑर्बिटर है चंद्रमा जो है यहाँ पर, इसके ऊपर ऐसे ऐसे चंद्रमा में चक्कर लगा रहा है 100 किलोमीटर से कक्षा में, ऐसे ऐसे ऑर्बिटर जिसे कहते हैं, ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। तो उस पर यहाँ से जैसे लैंडर जो रिसर्च करेगा, खोजेगा कि वहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं, क्या क्या है, इसकी मिट्टी में क्या है, यहाँ चंद्रकंप वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है एल्यूमिनियम वगैरह होगी, और आपका हीलियम 3 वगैरह हो गया, इनकी खोज करेगा, पानी वगैरह की खोज करेगा। तो उनमें से जो निकलेगा बहुत सारा तत्व वाले उनकी जानकारी निकलेगी, डेटा जो होगा वो रोवर लैंडर को ट्रांसफ़र करेगा, और लैंडर जो मॉड्यूल ऊपर है आपका वो ऑर्बिटर उसको ट्रांसफ़र करेगा। वो यहाँ पर जो IDSN है, यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर हैं, जिनकी इस टाइप की छतरी जैसी जो लगी होती है, जो डेटा ट्रांसफर रिसीव करती हैं, जो यहाँ पर बेंगलुरु की साइड में लगी हुई हैं, वो वहाँ पर डेटा उससे अचीव करेंगे, और वो उसकी तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स खींचेगा, कुछ वीडियोस बनाएगा उनकी सारी चीज़ों को, वो सब उसके माध्यम से भेजेगा, वो हमें यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध होंगी। और ऐसा करने वाले हम अगर सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं इस पर, तो हम जो है वो पहले देश हो जाएंगे। इससे पहले उस जगह पर जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पर किसी ने लैंडिंग नहीं की है, और तमाम मिशन जो गए वो इक्वेटर पर गए। इससे पहले लैंडिंग करने की कोशिश इजराइल भी कर चुका है, ठीक है, रशिया भी कर चुका है, अभी लूना 25 रशिया का क्रैश हो गया, और उसके बाद में USA भी कर चुका है, लेकिन उनकी मिशन सक्सेसफुल मिशन नहीं रहे हैं। वहाँ पर पहुँचने की कोशिश जद्दोजहद इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर अपार मात्रा में पानी के भंडार हो सकते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन, उनका उपयोग हम भविष्य में ईंधन के तौर पर, या फिर यूँ कहें कि रॉकेट फ्यूल बनाने में, जैसे हाइड्रोजन H2O, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल मिलकर के H2F का जल, वाटर जिसे जल कहते हैं, वो बनाते हैं। उन्हें जब तोड़ेंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, तो उनमें से एक हाइड्रोक्सिल प्रोसेस वगैरह एक प्रक्रिया होती है, साइंस की भाषा में थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो क्या है समझने वालों के लिए, लेकिन सिंपल और समझाना चाहें तो आप यूँ समझिए कि वो भविष्य के ईंधन के तौर पर पानी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिला, अगर उसकी सरफेस के नीचे मिला, तो वो भविष्य में कॉलोनी वगैरह बनाई जाएंगी, या फिर इंटरप्लेनेटरी मिशन, अंतरतारिकी मिशन, यानी दूसरे ग्रहों पर जाना हुआ, तो वहाँ पर जाकर के आप जो है लैंडिंग स्पॉट बना सकते हैं, एक हिसाब से रुक सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, और फिर वहाँ के खनिजों का संसाधन जो भी हैं उनका जो है हिसाब से दोहन कर सकते हैं, धरती पर भी उनको ला सकते हैं। तो ये तमाम बहुत आगे की चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझना ये ज़्यादा जरूरी है कि हम जो है भारत यानी इसरो, इंडिया पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहता है, ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी तकनीकी है, जो हम उसके साउथ पोल पर इन विषम परिस्थितियों में लैंडिंग करा के वहाँ से डाटा अचीव कर सकते हैं, और वहाँ की जो अनसुलझी पहेली है,
जो अब तक जहाँ पर किसी की निगाह न गई थी या फिर वहाँ पर पहुँचने से लोग कतराते हैं, स्वाभाविक बात है, बड़ा क्रिटिकल होता है वहाँ पर पहुँचना, उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर पिछले 4.5 अरब साल पहले से घना अंधेरा उन गड्ढों में है। उन गड्ढों में हो सकता है बहुत सारी मॉइस्चर, बर्फ वगैरह जमा होगी, उसको फाइंड आउट करेंगे और ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं मिनरल्स वगैरह से लेकर के उसके अंदर की भूकंपीय संरचनाएं क्या है, इसकी पूरी संरचना क्या है, और ऊपर से जो हमारा प्रोपल्सल मॉड्यूल होगा जो इसके साथ भेजा गया, वो धरती से निकलने वाली जो वेपर्स हैं, जो रेडिएशन है, वो ये दिखाएगा कि आखिर धरती पर जीवन कैसे संभव हो पा रहा है, ऐसे कोई और ग्रह हैं वहाँ पर जीवन कैसे संभव होगा। तो ये तमाम डेटा जो है, तमाम जानकारियाँ चंद्रमा की जो अब तक जो नहीं मिली थी, यानी जो अंधेरे हिस्से में दबा हुआ था, यूँ कह सकते हैं, जिसका अब तक किसी के पास में कोई विशेष डाटा, या बिल्कुल ना कहें कि बिल्कुल भी डाटा उस एरिया का नहीं है, सिवाय जो ऊपर घूम रहे हैं ऑर्बिटर, उनके अलावा जो फोटो लेते हैं उनके अलावा पास से जो जाकर के अनुसंधान, गवेषणा, खोज, रिसर्च करने का डेटा किसी अन्य एजेंसी के पास नहीं है, वो इसरो के पास होगा। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी वो पूरी वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, जो भी जानकारी होंगी वो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए लाभान्वित करेगी। तो ये इन ब्रीफ यानी शॉर्ट में, संक्षिप्त में, ये ऑल अबाउट मिशन के बारे में है कि चंद्रयान 3 इस समय चल रहा है। सर ये जानना चाहते हैं, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये जो चंद्रयान 3 है और इससे पहले जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या गलती हो गई थी कि हमारा विक्रम लैंड नहीं कर पाया था? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है। एक्चुअल में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में जो भेजा गया था, उसमें क्या था, एक ऑर्बिटर था जो चांद का चक्कर लगाएगा, यहाँ से जो है चंद्रमा की कक्षा में जा करके उसको लेके जाएगा, साथ में ऐसे करके ये ऑर्बिटर है और ये लैंडर मॉड्यूल है, उस लैंडर के अंदर रोवर रखा हुआ है, तो ये जुड़े हुए थे, ठीक है ना। अब ये इसको ऐसे ले जा रहा है, यहाँ इसने छोड़ दिया और ये चांद का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जो ऑर्बिटर है उसका ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है और ये उसका लैंडर मॉड्यूल रहा, ये यहाँ रह गया, इसकी ऑर्बिट ऐसी होगी, ऐसी ये कम करता गया, जो इसके अंदर रोवर रखा है, रोबोट, वो ऐसे करके और ये तो घूम ही रहा है, चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। ये वाला घूमते 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 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, उसी साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। तो क्या हुआ, उसमें पिछली बार जो है वो जैसे लैंडिंग लेग्स वगैरह आपकी ज़्यादा मजबूत बनाई है पिछली बार के मुकाबले। पहले एक सोलर पैनल था तो 4 सोलर पैनल लगाए हैं उस पर, ठीक है। और जो कोडिंग थी, एडवांस प्रोग्रामिंग की गई है उसमें, अगर बहुत सारी कमांड उसमें एक्स्ट्रा डाली गई है, अगर यहाँ नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो ऐसे करके वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेगा। तो जैसे पिछली बार उसमें जो थे वो 5 जो थे बूस्टर्स वगैरह लगाए गए थे उसमें जो है, तो अब की बार जो है वो क्या किया है, वो 4 लगाए गए हैं। तो ऐसे करके जो है चीज़ें काफ़ी एडवांस कर दी गई है पिछले के मुकाबले। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं। सर ये जैसे ये कहना चाह रहे थे कि जो यूएसए ने चांद पर लैंडिंग की थी उसमें 2 इंसानों ने नील आर्मस्ट्रांग और रमेश कुमार ने जो है लैंड किया था। तो बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या सर ये विक्रम लैंडर इंसान है कि रोबोट है? तो सर हम आपके द्वारा ये क्लियर करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों के दिमाग में हो भी सकता है। जैसे कि 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन कराया था, उसमें वो मैंड मिशन था, उसमें लोग थे, यानी नील आर्मस्ट्रांग थे, माइकल पोलिस थे और नहीं एडमंड एल्ड्रिन जो जिनका नाम है वो थे। तो 3 साइंटिस्ट उसमें जो थे। अब राकेश शर्मा जो थे वो दरअसल क्या है, वो भारतीय वैज्ञानिक थे जो नासा के सोयूज मिशन से अंतरिक्ष में गए थे। लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाते हैं तो जीरो ग्रेविटी का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। उस एरिया को जो है स्पेस बोला जाता है। यहाँ से 100 किलोमीटर अगर सीधे जाते हैं तो आप स्पेस में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो जो थे, अब अपोलो 11 जो मिशन कराया था वो एक मैंड मिशन था। आज से जो है कई साल पहले, लगभग 50 साल से ऊपर हो चुका। तो 20 जुलाई 1969 का जो घटना है उसमें उनके माइकल कोलिंस जो साइंटिस्ट थे और उनके सहपाठी जो थे वो बज एल्ड्रिन जो थे, और पहले जिन्होंने चंद्रमा की चांद पर कदम रखा था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उनका जो पैर पड़ा था वो आज भी आप लोग वहाँ के फोटोज वगैरह और ऑर्बिटर से तमाम चीज़ें आज भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूल फूल उड़ने का या फिर वैसे हवा पानी आंधी होने का कोई सिस्टम नहीं है। वो तो एकदम सन्नाटा, महासन्नाटा आया, काली घनी अंधेरी गुफाएं हैं, ऐसे समझ लीजिए वहाँ पर। तो वहाँ तो वो बना ही रहेगा छाप उनकी। ऐसे हमारा जो रोवर है उसकी भी जो लेग्स हैं उसमें 1 2 3 इधर की लेग्स हैं और 3 इधर की, 6 जो है उसके अंदर जो वो लगाए गए हैं पहिए। उन पहियों पर एक तरफ भारत का जो है वो अशोक स्तंभ का एम्ब्लेम बना हुआ है, भारत लिखा हुआ, दूसरी तरफ इसरो का एम्ब्लेम बना हुआ है। तो जैसे चलता जाएगा तो अपनी छाप छोड़ेगा वहाँ पर।
तो वो अनंत काल तक, जब तक चांद रहेगा कभी तक, तब तक आप उन्हें वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि वो तो उड़ने वाला है नहीं, धूल वगैरह तो है नहीं। तो वो मिशन जो था वो मेन मिशन थे जो नासा ने कराए थे। और अब ये जो मिशन है, ये आर्बिटर मॉड्यूल जो पहले से मौजूद है, ये तो केवल लैंडर मॉड्यूल है, उसमें लैंडर है, रखा हुआ मशीन है एक, और उसके अंदर से जो है वो रोबोट निकलेगा, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और लैंडर का नाम जो विक्रम रखा गया है। तो ये पूरी तरह से जो है अनमेन्ड मिशन है, इनमें कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, और ये ना ये वापस आएंगे यहाँ पर आने के बाद में। ऐसा नहीं है कि ये जो इनका जीवन काल केवल और केवल जो नीचे उतरेंगे चंद्रमा की धरातल पर, सरफेस पर, पृथ्वी वहाँ की जो रेगोलेट है वहाँ पर, वो केवल और केवल 14 दिन के लिए ही डिजाइन डिफाइन और पूरी तरह से जो है वो सक्सेसफुली लैंड कराने की प्रोसेस की जा रही है। जैसे कि होगा क्या, 14 दिन बाद वहाँ पर रात होना शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर जो हो वो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डाली गई है जैसे कि रात हो जाए तब भी काम करता रहे, क्योंकि रात होते ही -180 से 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है चंद्रमा पर, और दिन में काफ़ी हो जाता है 50-55 डिग्री सेल्सियस से भी और ज़्यादा हो जाता है। तो उसको तो झेल सकते हैं, वो जो उपकरण है लगे हुए उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे 14 दिन के लिए ये मिशन बनाया गया है, जो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर, कैमरे से लेकर के सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के और जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो लगे हुए हैं, नीति भार वगैरह जो लिखे गया है उन्हें। तो ये रिसर्च करेगा, पूरी की पूरी मशीन है, ये रोबोटिक सिस्टम है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं गया और ना ये वापस आएगा। ये केवल 14 दिन बाद उसका जो डेटा हमें प्राप्त होगा उस पर हम लोग और आगे ज़्यादा रिसर्च करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है, हमें क्या क्या मिला। तो ये पूरी तरह से अनमेन्ड मिशन है। धन्यवाद सर, आपने सर हमारे व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी, इसके लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी जो है इससे काफ़ी जानकारी मिली हुई होगी। यहाँ ये गोरखपुर के नक्षत्रशाला के ये सर हैं, और यहाँ पर यही सभी लोगों को यहाँ पे समझाते हैं, और बच्चे तमाम आते हैं जिन्हें चांद तारों की जो है तस्वीरें दिखाई जाती हैं दूरबीन से। और आपको अगर और भी जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं फिर से आकर के सर से जानकारी दूंगा। बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन हो खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड को लेकर के, पहले से लेकर के अभी तक, और अभी आगे क्या मिशंस होने वाले हैं और क्या होगा, क्या हो सकता है अंतरिक्ष में, ये क्या होता है, जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो गोरखपुर में नौका विहार के पास आकर डायरेक्ट भी सर से मिल सकते हैं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आप सभी का। और इसी के साथ दोस्तों अब हम विदा चाहते हैं, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।